हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लैश एंड गॉस थ्योरम यानी कि वैद्युत फ्लैश तथा गॉस की प्रमेय। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टर्म यूज होने वाले हैं और इनका क्या यूज है, कैसे इनको पढ़ना है, ये कितना डिफिकल्ट होगा और इसके कुछ टर्म्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस हम यहाँ पे इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। घनकोण क्या होता है, उसके बाद हम लोग वैद्युत फ्लैश जो कि इसका मेन टॉपिक है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लैश के बारे में बात करेंगे। उसके जो डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको वैद्युत फ्लैश को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग गॉस की थ्योरम के बारे में बात करेंगे और गॉस की थ्योरम के बाद हम लोग गॉस की थ्योरम जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है फिजिक्स सेकंड का, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके कुछ एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। अलग अलग जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यानी कि बहुत सारे डेरिवेशन किए थे, यहाँ पे भी हमें बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं और आपको कोई भी डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से करने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड इसका जो पहला चैप्टर था वो भी काफ़ी मज़ेदार चैप्टर था और आई थिंक आपको मज़ा आया होगा उसको पढ़ने में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें इमेजिनरी होंगी यानी कि आपको दिखेंगी नहीं कोई चीज़ें, आपको सोचना होगा। जैसे मैं कहूँगा कि ये पृष्ठ है, उसको मान लो, इमेजिनरी है, तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मान के चलनी पड़ेंगी। इमेजिनरी यानी कि आपके दिमाग में वो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो समझ में आए सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे फिगर बनाऊँगा उस तरीके के, लेकिन वो आपको सोच के चलना है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी होने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ होता है, लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट कई लोग इस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें काल्पनिक होती, कुछ दिखता नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी की सारी चीज़ें दिखें और आपको समझ में आए कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों का मेन पर्पज यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आप इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिनमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आगे के वीडियो में, तो उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है आपका क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर। आपको पता है वेक्टर मतलब डायरेक्शन होगी। अब चूंकि हम लोग नॉर्मल वेक्टर पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, वैल्यू होती थी, डायमेंशन होता है। ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है तो हम इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिजिक्स में क्या होता है, बात हमेशा छोटे से स्टार्ट होती है, तो हम इसके आगे डी लगाएंगे जनरली। डी मतलब हम छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसी डी को एक्सपेंड कर देंगे, तो पूरे एरिया के लिए हमें इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पूरी फिजिक्स सेकंड में यही कॉन्सेप्ट हो रहा है कि हम क्या करते हैं, फिजिक्स फर्स्ट में भी यही होता था कि छोटे से हिस्से पर बात करते हैं, जब हमें पूरी वैल्यू पता करनी होती है तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी ए और उसके ऊपर वेक्टर, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। तो चाहे इसको हम लोग ए वेक्टर बोले नॉर्मल या फिर डी लगाए, ए एरिया वेक्टर होता है। अब एरिया वेक्टर होता क्या है, तो किसी भी पृष्ठ पे, जैसे कोई एक बॉल है, गेंद है, अब ये सर्किल नहीं है, गेंद है, गेंद बॉल गोला है, इस पे कोई एरिया मान लीजिए ये एरिया है, इतना हिस्सा एरिया है, तो इस एरिया का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इस एरिया के लंबवत होगा, बाहर निकलता होगा। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे पास एक कप है, इस कप पे अगर हम लोग बात करें, इस कप पे मैं एक हिस्सा मान लेता हूँ, ये वाला मैं यहाँ पे बना देता हूँ, है ना। मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे क्योंकि 3D सारी चीज़ें होने वाली हैं तो काफ़ी टफ होगा, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा समझाने की। ये हमारे पास मग है, कप है, इसमें क्या है, हमने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इससे बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर, और इस पे 90 डिग्री का लंबा यानी कि इससे बाहर की ओर 90 अंश के कोण पे यानी कि इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसका इस जो सर्किल बना है, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से बाहर की ओर होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग 3D डायग्राम तो बना नहीं सकते, तो इसको हम मान के चलिए कि जैसे मैंने इस पर बताया आपको, ये जो एरिया था, यही एरिया मान लीजिए ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, एरिया वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो एरिया वेक्टर को अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसका एक एरिया होगा उसकी वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन हमें डायमेंशन भी देनी है। तो एन क्या है, ये डायमेंशन है, एन इसकी डायमेंशन है। तो एन यूनिट वेक्टर, हमेशा यूनिट वेक्टर किस लिए आता है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, और ए एरिया। तो इस एरिया वेक्टर क्या हो गया, आपको समझ में आ गया, एरिया वेक्टर ये होता है। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, आता है घनकोण। क्या आता है, घनकोण।
ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग वैद्युत फ्लक्स नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आगे आने वाले वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो घनकोण क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सर्किल होता है ना, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मान लीजिए कोई भी, इनके बीच में एक कोण बन जाता है ना, इनके बीच में एक कोण बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल या कि कोण, इसको बोलते हैं थीटा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर बात में डी लगाते हैं फिजिक्स में, डी मतलब छोटा हिस्सा, तो अगर हम डी लगा रहे हैं तो उसका मतलब हम छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में हमेशा छोटे छोटे हिस्सों की बात करनी होती है। तो डी अगर हम कहीं लगा रहे हैं तो मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ डी क्यों लगाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3D बनेगा ना, यहाँ पे कोण जो बनेगा वो 3D बनेगा। यानी कि 3D कैसे बनेगा, अब इसको ऐसे समझते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो है मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं ना, ये पूरा एरिया है, इतना एरिया है, कहीं भी एक एरिया है। अब देखिए ये एरिया यहाँ पे आके चूंकि यहाँ पे मिल रहा होगा तो इस तरीके से मिलेगा, है ना, ये इस तरीके से मिलेगा। जैसे ये एरिया है और ये गोला था, ये सेंटर है, ये हिस्सा सेंटर है। तो यहाँ से देखिए सिर्फ 2 लाइन नहीं जा रही है, 2 लाइन मतलब कोण ये बन रहा है, लेकिन जब गोला होता है तो चारों तरफ से इस तरीके से कोण बनेगा। यहाँ पे एक कोण बनेगा, यानी कि एक जो कोण होती है, आइसक्रीम खाई होगी आपने, आइसक्रीम का कोण होगा उस तरह का कोण बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग घन कोण। क्यों, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल का होता है, वो इस तरीके से होता है। कोण आपने खाया है, इस तरीके से होता है, वो गोल होता है यहाँ पे ऐसे, है ना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक लाइन कटी हुई है, तो ये होता है एंगल कोण, ये होता है घन कोण, या फिर इसको घन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्यों, क्योंकि ये पूरा गोल बन रहा है, जैसे आइसक्रीम का कोण होता है वैसे कोण बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल या घन कोण। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे हम डोनेट कैसे, इसको डी ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग डी थीटा कहते थे, तो यहाँ पे डी ओमेगा, और डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, जैसे यहाँ पे क्या होता था, डी थीटा बराबर क्या होता था, ये हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू है इसको एल मान लेते हैं, और ये आर है तो एल अपॉन आर होती थी। सिमिलरली इसमें क्या होगा, डी ओमेगा बराबर, यहाँ पे हमें पता है ये लेंथ की वजह से बन रही थी तो एल लिख रहे थे, ये पूरा एरिया की वजह से बन रहा है, और एरिया हमें कौन सा लेना है, डी ए अपॉन, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये 2D था, ये 3D है, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा सॉलिड एंगल हो गया। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने जरूरी है, एक तो क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर, एंड दूसरा सॉलिड एंगल या फिर यूं कहें घन कोण। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि अगर ये कोण, एक कोण की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक सर्किल अगर हम लोग बना लें आर स्क्वायर का, तो उसके बराबर अगर हम कोण बनाए तो ये वैल्यू, और अगर हाँ यहाँ पे हमें इसका डायमेंशन निकालनी हो तो एरिया की डायमेंशन क्या होगी, मीटर स्क्वायर ही होगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे एंगल के लिए हम लोग इसको स्टे रेडियन से डिनोट करते हैं, इसको स्टे रेडियन से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहले तो एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा, और ये आपको जो सॉलिड एंगल है वो समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको ये इसका एग्जांपल बताया, 3D डायग्राम जितने भी होंगे तो आपको यहाँ पे सोचने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको बोर्ड पे सारी चीज़ें समझाई नहीं जा सकती, बोर्ड पर बनाई नहीं जा सकती। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर चीज़ों को बाहर से आपको बताऊँ कि कैसे ये वर्क कर रही है ना। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग गॉस की थ्योरम और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले पूरा फिजिक्स सेकंड कंप्लीट कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियोज़ के व्यू आते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट्स और जितने ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, जितने लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, मैं उतनी ही स्पीड से इसको बनाता हूँ। मैंने बीच में इसको रोक भी दिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था और मुझे नहीं लग रहा था कि किसी को इससे खास लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैंने इसको बीच में बंद कर दिया था। लेकिन आप लोगों ने फिर से बोला कि आपको फिजिक्स सेकंड के वीडियो चाहिए, तो मैं दोबारा से स्टार्ट किया हूँ। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसको जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।